हेलो एवरीवन। इस क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए 4 लाइफ प्रोसेस करना जरूरी होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इन लाइफ प्रोसेसेस के अलावा भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक और इम्पॉर्टेंट चीज करना होता है, वो है मूवमेंट। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब कोई मूवमेंट शो करता है, जैसे कुत्ते का दौड़ना, मछली का तैरना, चिड़िया का उड़ना। प्लांट का मूवमेंट एनिमल के मूवमेंट से अलग होता है। एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक ही जगह मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी प्लांट के बीज को मिट्टी में बो दें और उसमें पानी डालते रहें तो वो बीज जर्मिनेट हो जाएगा। कुछ दिन के बाद उसमें से शूट निकल करके आएगा और वो लाइट की तरफ ग्रो करेगा, और जो रूट है वो नीचे मिट्टी की तरफ ग्रो करेगा। दैट मीन्स शूट लाइट की तरफ मूव करेगा और रूट लाइट के ऑपोजिट मूव करेगा। इन सब एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि जहां लाइफ है वहीं मूवमेंट है, और यू कैन से जहां मूवमेंट है वहां लाइफ है। ये जो लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये जो मूवमेंट है जो हम करते हैं, क्या ये अपने आप हो जाता है? नहीं, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स को मिल करके काम करना होता है। अभी जो मैं वहां से यहाँ आई तो मेरे पैर का मसल्स एंड पैर का बोन मिल करके काम किया, तो ही मैं वहां से यहाँ आ सकी। जब बहुत कोई मिल करके काम करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मेरे पैर के मसल्स ने और मेरे पैर के बोन ने कोऑर्डिनेशन दिखाया, तो ही मैं वहां से यहाँ आ सकी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो डिफरेंट एक्टिविटी होता है, मूवमेंट होता है, ये डिफरेंट पार्ट्स के, वेरियस पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से तो होता है। ये मूवमेंट रेगुलेटेड मैनर में भी होता है, और यू कैन से कंट्रोल्ड मैनर में होता है। रेगुलेटेड मैनर में कैसे होता है समझाती हूँ। जैसे मैं वहां से यहाँ आई तो मेरे लेग मसल्स ने और लेग बोन ने धीरे धीरे काम किया। वहीं अगर मैं मैराथन में दौड़ रही होती तो मेरा लेग मसल्स और लेग बोन जल्दी जल्दी काम करता। अब ध्यान से सुनो, वो प्रोसेस जिसमें बॉडी का अलग अलग पार्ट्स मिल करके काम करे, वो भी रेगुलेटेड मैनर में काम करे, उस प्रोसेस को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक बार फिर से, वो प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी का वेरियस पार्ट्स मिल करके काम करता है, वो भी कंट्रोल्ड मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में काम करता है, उस प्रोसेस को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। वहीं प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम होता है, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। अच्छा, ये बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट क्यों करता है? तो वो इसलिए ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को स्टिमुलस कहते हैं, और स्टिमुलस की वजह से ऑर्गेनिज्म में होने वाले चेंजेस को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ये स्टिमुलस, रिस्पॉन्स कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझाती हूँ। शुरू में मैंने एग्जाम्पल दिया कुत्ते का दौड़ना। कुत्ता क्या हमेशा दौड़ता है? नहीं, उसके दौड़ने के पीछे, उसके भागने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सपोज मान लो उसने कहीं कोई रोटी देखा है, वो दौड़ करके रोटी की तरफ जाएगा ताकि वो रोटी उससे पहले कोई और न ले ले। तो रोटी हो गया स्टिमुलस और कुत्ते का दौड़ना हो गया रिस्पॉन्स। और स्टिमुलस का डेफिनेशन हो गया द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन टू विच ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। रिस्पॉन्स का डेफिनेशन हो गया द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। एनवायरनमेंट में तो वैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं,
लेकिन पर्टिकुलर वो एनवायरमेंटल चेंज जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे वो रोटी कुत्ते के लिए स्टिमुलस है, मेरे लिए स्टिमुलस नहीं है, और उस स्टिमुलस के लिए उस ऑर्गेनिज्म में, मतलब कुत्ते में जो चेंज आया, उस चेंज को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या चेंज आया? कुत्ता दौड़ा, ये जो चेंज आया, ये जो कुत्ता दौड़ा, उसी को हम रिस्पॉन्स कहेंगे। रोटी का दिखना एनवायरमेंटल चेंज कहलाएगा और कुत्ते का दौड़ना ऑर्गेनिज्म में चेंज कहलाएगा। एनवायरमेंटल चेंज को हम स्टिमुलस कहेंगे और ऑर्गेनिज्म में होने वाले चेंज को हम रिस्पॉन्स कहेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुलस इज सिंगुलर एंड स्टिमुली इज प्लूरल। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बिल्ली को देखकर चूहे का भागना, बिल्ली हो गई स्टिमुलस और चूहा का भागना हो गया रिस्पॉन्स। मान लो मेरे हाथ में यहाँ पे मच्छर काटता है, तो मैं क्या करूंगी? इस हाथ से उस मच्छर को मार दूंगी। मच्छर का काटना हो गया स्टिमुलस और मेरे हाथ इस राइट हैंड से मारना हो गया रिस्पॉन्स। अगर आपके आंख में कोई कीड़ा जाता है तो आपके आंख से आंसू निकलने लगेगा। कीड़ा हो गया स्टिमुलस और आंख से आंसू का निकलना हो गया रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स है, ये किस प्रोसेस के अंदर होता है? तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के अंदर होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस की वजह से ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स, ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होता है, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम, जिसको कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इस क्लास से हम लोग एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर का मतलब होता है बीच में और पेरिफेरी का मतलब होता है किनारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे है हमारा ब्रेन और ब्रेन से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है जो कि हमारे रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच गुजरा है, बैकबोन के बीचों बीच गुजरा है। उस कॉर्ड को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। हमारे बॉडी में जितना भी सोचने का काम होता है, डिसीजन लेने का काम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। नर्व इज अ केबल लाइक स्ट्रक्चर, ये तार के जैसा होता है जो मैसेजेस को बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट तक ले जाता है। वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है एक तरह के सेल से जिसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। इसका मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। कंडक्ट करना मतलब ले जाना, ले आना, वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को और यू कैन से मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज न्यूरॉन, तो आप लिखोगे न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहते हैं।
नर्व सेल्स एनिमल का सबसे लंबा सेल होता है। कोई कोई न्यूरॉन तो 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अब हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में या तो ड्रॉ करने आ जाता है या फिर लेबल करने के लिए आ जाता है। ये न्यूरॉन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। ये जो गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं या फिर इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। और ये जो लंबा स्ट्रक्चर है यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। और ये जो टर्मिनल पार्ट है, जो आखिरी हिस्सा है न्यूरॉन का, इसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं। साइटोन में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता, क्योंकि सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में काम आता है और न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। सो साइटोन न्यूरॉन का स्फेरिकल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। साइटोन से सेल बॉडी से हेयर के जैसा छोटा छोटा प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचेस निकलता है, उनको हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको भेज देना नर्व एंडिंग की तरफ। मतलब डेंड्राइट स्टिमुलस को रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। देखो, ये जो हेयर लाइक ब्रांचेस है इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो डेंड्राइट का टिप होता है, ये डेंड्राइट का टिप स्टिमुलस को रिसीव करता है और बदल देता है नर्व इंपल्स में, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। अब ये नर्व इंपल्स एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग की तरफ बढ़ जाता है। ये जो एक्सॉन है ये सिंगल लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है साइटोन का। साइटोन का जो छोटा छोटा एक्सटेंशंस होता है उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लंबा एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का काम होता है इंपल्स को रिसीव करना। कहां से रिसीव करेगा? डेंड्राइट से, और उसको भेज देगा, ट्रांसमिट करेगा। कहां भेजेगा? तो नर्व एंडिंग की तरफ। कभी कभी एक्सॉन प्रोटेक्टेड शीट से कवर्ड रहता है, शीट को ही कवरिंग कहते हैं। इस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। डायग्राम में देखो, ये है माइलिन शीट। मतलब एक्सॉन कभी कभी माइलिन शीट से कवर्ड रहता है, कभी कभी कवर्ड नहीं भी रहता है। न्यूरॉन का लास्ट स्ट्रक्चर है नर्व एंडिंग। एक्सॉन के ब्रांच्ड एंड पार्ट को ही हम नर्व एंडिंग कहते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का हर एक ब्रांच एंड में जाकर के फूला हुआ होता है, जिसमें एक तरह का केमिकल पाया जाता है। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखो, हर एक ब्रांच का जो एंड है वो फूला हुआ है। इस फूले हुए स्ट्रक्चर में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बहुत सिंपल है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होता है, साइटोन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। ये जो गोल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। साइटोन से छोटा छोटा एक्सटेंशंस निकला हुआ होता है, इसको डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। और जो एक लंबा एक्सटेंशन निकला हुआ है साइटोन से, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन स्टिमुलस को रिसीव करता है और नर्व एंडिंग की तरफ सेंड कर देता है। और नर्व एंडिंग में जो स्वोलन पार्ट होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है स्टिमुलस को, दैट इज नर्व इंपल्स को, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। और ये कैसे होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं, जैसे नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स वो सिग्नल है या फिर वो इंफॉर्मेशन है या फिर वो मैसेज है जो न्यूरॉन के थ्रू पास होता है। नर्व इंपल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। किस डायरेक्शन में? तो डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ ट्रैवल करता है नर्व इंपल्स। नाउ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्टिमुली को रिसीव करता है या फिर बोले तो स्टिमुली को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट कर देने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम को पास कर देता है। रिसेप्टर्स डेंड्राइट के टिप पे पाया जाता है। ये यहाँ रिसेप्टर्स पाया जाता है। रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करता है, फिर जाकर के उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होता है और ये स्टिमुलस फिर नर्व इंपल्स में बदल जाता है। नर्व इंपल्स डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में और एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग में आ जाता है। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को हम लोग
5 सेंस ऑर्गन से पता लगाते हैं। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को स्टिमुली कहते हैं। दैट मीन्स हमारे बॉडी में स्टिमुली को रिसीव करने के लिए 5 अलग अलग सेंस ऑर्गन होता है और उन 5 अलग अलग सेंस ऑर्गन में स्पेशल रिसेप्टर होता है। हमारे आई में फोटो रिसेप्टर होता है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो स्मेल के लिए सेंसिटिव होता है और हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। हमारे ईयर में फोनो रिसेप्टर होता है जो साउंड के लिए सेंसिटिव होता है और हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर होता है जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। कौन से सेंस ऑर्गन में कौन सा रिसेप्टर है और वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में करीब करीब आ ही जाता है। रिसेप्टर के बाद इफेक्टर। इफेक्टर बॉडी का वो पार्ट्स है जो इम्पल्स को रिसीव करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये इफेक्टर्स हमारे मसल्स में पाया जाता है, हमारे ग्लैंड्स में पाया जाता है। जिस तरह का ऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है उस तरह से इफेक्टर्स काम करता है। अब एक टर्म आता है साइनेप्स। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में, मतलब दो पास पास पाए जाने वाले न्यूरॉन के बीच में एक छोटा गैप पाया जाता है जिसको कि हम लोग साइनेप्स कहते हैं। देखो, ये दो एडजेसेंट न्यूरॉन है, इनके बीच में जो गैप है इस गैप को ही हम साइनेप्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां से इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करता है, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में। एक चीज हमेशा याद रखना, नर्व इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ जाता है, डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ जाता है। तो साइनेप्स में ये जो नर्व इम्पल्स है ये नर्व इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से इस बगल वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाएगा। मतलब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से निकलेगा, ये साइनेप्स को क्रॉस करेगा और उसके बगल वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाएगा। फिर डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स आगे एक्सॉन की तरफ और नर्व एंडिंग की तरफ बढ़ जाएगा। सो नर्व इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ मूव करता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को देख लेते हैं। न्यूरॉन 3 तरह का होता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं एंड रिले न्यूरॉन को कनेक्टिंग न्यूरॉन भी कहते हैं। वो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक लाता है उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करता है, उनको हम कनेक्टिंग न्यूरॉन कहते हैं या फिर रिले न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है और मोटर न्यूरॉन मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लाता है और ये कनेक्टिंग न्यूरॉन इन दोनों न्यूरॉन के बीच में होता है, इन दोनों न्यूरॉन को जोड़ता है। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब किस तरह से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे रिसेप्टर से न्यूरॉन में, न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन में, फिर न्यूरॉन से इफेक्टर में कैसे आता है। मान लो कि मेरे लेफ्ट हैंड में यहाँ पे एक मच्छर काट रहा है, तो मेरा राइट हैंड क्या करेगा, मेरा राइट हैंड उस मच्छर को मार देगा। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे जो रिसेप्टर है, स्किन में जो रिसेप्टर है, वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिलेगा मेरे राइट हैंड के मसल को कि आप हैंड को मूव करा उस मच्छर को मारने के लिए। तो मेरा राइट हैंड का जो मसल है वो इफेक्टर ऑर्गन है। वो नर्व, वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को लेफ्ट हैंड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जा रहा है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे या फिर सेंसरी नर्व कहेंगे।
और वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को राइट हैंड तक ला रहा है, उसको हम मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व कहते हैं। सिंगल सेल को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व कहते हैं। मच्छर का काटना स्टिमुलस है और मच्छर को मारना रिस्पॉन्स है। अब ये समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसमिट होता है। बेसिकली हम लोग इसमें ये समझेंगे कि नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है। मेरे हाथ में जो मच्छर काटा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। इस केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये रिसेप्टर कन्वर्ट हो जाएगा नर्व इंपल्स में, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्यों कहते हैं समझाती हूँ। जब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के बाहर होता है ये केमिकल के फॉर्म में होता है, और जब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर होता है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। देखो, स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? तो स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करता है। रिसेप्टर कहाँ होता है? डेंड्राइट के टिप पे होता है। अब रिसेप्टर के अंदर स्टिमुलस रिसीव करने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में, और अल्टीमेटली नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। तो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल गया। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करेगा डेंड्राइट से पहले साइटोन में, फिर साइटोन से एक्सॉन में, और उसके बाद अल्टीमेटली पहुंच जाएगा नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में कहा? नर्व एंडिंग के स्वोलन पार्ट में। अब नर्व एंडिंग के स्वोलन पार्ट से एक तरह का केमिकल एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। इसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन केमिकल साइनेप्स को क्रॉस करके पास वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाएगा और इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है साइनेप्स को क्रॉस करके, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है साइनेप्स को क्रॉस करके। इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व एंडिंग तक पहुंच रहा है, नर्व एंडिंग के इस स्वोलन पार्ट तक पहुंच रहा है। अब स्वोलन पार्ट से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे बढ़ेगा और साइनेप्स को क्रॉस करके पास वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाएगा। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक केमिकल है एसिटाइल कोलिन, ये फिर से बदल जाएगा नर्व इंपल्स में, और नर्व इंपल्स फिर ट्रैवल करेगा डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। देख रहे हो, जब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के बाहर होता है तो केमिकल के फॉर्म में होता है, और जब इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर होता है तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन और यू कैन से मैसेज ट्रैवल करता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, और वो न्यूरॉन जो मैसेज को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। दैट मीन्स नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता गया और अल्टीमेटली पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा। ये मैसेज मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स के फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले करके आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें इफेक्टर ऑर्गन कौन है? मेरे राइट हैंड का मसल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इफेक्टर ऑर्गन का मसल्स काम करेगा। मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड मूव करेगा और मच्छर को मार देगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैसेज हमेशा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ मूव कर रहा है, इधर भी मैसेज हमेशा डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ मूव कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स हो रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होगा।
और जिस तरह से रिसेप्टर में केमिकल रिएक्शंस होता है और रिएक्शन की वजह से स्टिमुलस नर्व इंपल्स में बदल जाता है, उसी तरह से यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। इस चीज को भी हम लोग अभी समझेंगे। पहले कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताओ कि ये कौन सा न्यूरॉन है। ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया मोटर न्यूरॉन, तो ये कौन सा न्यूरॉन है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि नर्वस टिश्यू की वजह से एक्शन कैसे होता है, मतलब मसल्स जो मूव करता है वो कैसे करता है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग इस चीज को समझेंगे। इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। देखो, नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और डिसीजन लेता है, फिर उस डिसीजन को मस्कुलर टिश्यू के पास भेज देता है। अब मसल्स मूव करता है अकॉर्डिंग टू डिसीजन। लेकिन मसल्स मूव कैसे करता है, इस चीज को समझते हैं। मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इस प्रोटीन के शेप में और अरेंजमेंट में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। किसकी वजह से? नर्व इंपल्स की वजह से। प्रोटीन के इस नए शेप और अरेंजमेंट की वजह से ही मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। मसल सेल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होता है। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिसीजन को इंपल्स के रूप में मोटर न्यूरॉन लेकर के आता है मसल्स तक। वो पॉइंट जहां पे मोटर न्यूरॉन मसल सेल से मिलता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स आया, न्यूरॉन के स्वोलन पार्ट तक पहुंचा। अब स्वोलन पार्ट से केमिकल रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। कौन सा केमिकल? तो एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज होगा। इस केमिकल की वजह से रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के शेप और अरेंजमेंट में चेंजेस होंगे और इसी की वजह से मूवमेंट होगा। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन में आया, मोटर न्यूरॉन से मसल सेल्स में आया और मसल सेल्स रिस्पॉन्ड किया। इस रिस्पॉन्स के साथ ये क्लास यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को और नर्व इंपल्स किस तरह से ट्रांसमिट करता है। और अब तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। इस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्शन कितने तरह का होता है और यू कैन से रिस्पॉन्स कितने तरह का होता है। बोर्ड देखकर समझ ही गए होंगे कि एक्शन दो तरह का होता है। पहला वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, वो एक्शन जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, बैठना, दौड़ना, चलना, लिखना, बोलना, ये सब हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरह का जो एक्शन होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है। इनवॉलेंट्री इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ वॉलेंट्री। वैसा एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो एक्शन जो अपने आप होता है, उस तरह के एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। देखो, बहुत सिंपल है। हार्ट बीट को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये अपने आप होता है। उसी तरह से डाइजेशन भी अपने आप होता है। तो उस तरह का एक्शन जो अपने आप होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उस तरह के एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ चलना, बोलना, दौड़ना, इस तरह का एक्शन
तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। इस तरह के एक्शन को हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के एक्शन पे, जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस क्लास में हम लोग मेनली रिफ्लेक्स एक्शन को ही पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन ही होता है, लेकिन इसमें स्टिमुलस को बहुत फास्ट रिस्पांस मिलता है, बहुत रैपिड रिस्पांस मिलता है, और इस तरह के एक्शन को, इस तरह के रिस्पांस को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल, मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी गर्म चीज को छूते ही हम अपना हाथ हटा लेते हैं। मान लो कि एक बहुत ज्यादा गर्म दूध का सॉसपेन है, उसको आप गलती से पकड़ लिए। जैसे ही उसको आप पकड़ोगे वैसे ही आप उसको छोड़ दोगे। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचोगे कि दूध गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे ही एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उस पैन को, दूध वाले पैन को छोड़ दोगे। इसलिए क्योंकि सोचने का काम हमारा ब्रेन करता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ब्रेन को डिसीजन लेने में टाइम लगता है। जब तक ब्रेन डिसीजन लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस तरह के सिचुएशन में डिसीजन लेने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, ताकि हम क्विक रिस्पॉन्ड कर सके, रैपिड रिस्पॉन्ड कर सकें। गर्म दूध के पैन को बिना सोचे समझे छोड़ दिया, मतलब ये जो एक्शन हुआ ये अपने आप हुआ, मतलब इनवॉलंटरी हुआ। और जैसे ही पैन को पकड़ा वैसे ही छोड़ दिया, ये जो एक्शन है फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हुआ। मतलब जो स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स मिला, और इस रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल किया? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल किया। तो इस तरह का जो एक्शन होता है, इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सभी वॉलंटरी एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जिसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसीलिए all reflex actions are involuntary, but not all involuntary actions are reflex action. सभी रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी तो होते हैं, लेकिन सभी इनवॉलंटरी एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, जिसको कि हम लोग इनबॉर्न भी कहते हैं या फिर अनकंडीशनड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया एक्वायर्ड, जिसको हम कंडीशनड भी कहते हैं। कुछ रिफ्लेक्स इनबॉर्न होते हैं, नेचुरली होते हैं, हमें इन्हें सीखने की जरूरत नहीं होती। एज फॉर एग्जाम्पल, आंखों का ब्लिंक होना, छींकना, खांसना, इस तरह के रिफ्लेक्स को हम नेचुरल या इनबॉर्न या फिर अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। और कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो सीखने के बाद होता है या फिर हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, साइकिलिंग, कंप्यूटर कीबोर्ड पे टाइपिंग, इस तरह का जो रिफ्लेक्स होता है वो एक्वायर्ड या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स इनवॉलंटरी एंड रैपिड रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और इस एक्शन को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, बिकॉज ब्रेन में टेक मोर टाइम टू इंस्ट्रक्ट मसल्स। नाउ रिफ्लेक्स आर्क बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्स आर्क वो रास्ता होता है जिसको नर्व इंपल्स लेता है और जिसके थ्रू नर्व इंपल्स ट्रैवल करता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरा हाथ गलती से एक जलते हुए कैंडल को टच कर दिया, मैं क्या करूंगी? मैं तुरंत अपना हाथ हटा लूंगी। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। इस एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक जिस जिस रास्ते से ट्रेवल करेगा उस पूरे रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। जैसे ही मेरा हाथ फ्लेम को टच करेगा, मेरे स्किन में जो रिसेप्टर है उस टेम्परेचर को रिसीव करेगा और इंपल्स दे देगा सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक,
स्पाइनल कॉर्ड फिर ऑर्डर देगा एज नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर के आएगा इफेक्टर ऑर्गन मसल तक। अब मसल्स मूव करेगा और मेरा हाथ हट जाएगा। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रैवल किया, इस रास्ते को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क को अगर हम फ्लो चार्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करता है। रिसेप्टर फिर नर्व इम्पल्स दे देता है सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन को जाता है, मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स मसल्स को दे देता है। अब मसल्स मूव करता है और इस मूवमेंट से रिस्पॉन्स होता है। अब आते हैं इस क्लास के लास्ट टॉपिक पे, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हार्मफुल सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। इस इमीडिएट रिस्पॉन्स की वजह से ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करने का चांस बढ़ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के ओवरलोडिंग को कम करता है। देखो, मैक्सिमम केसेस में डिसीजन लेने का काम हमारा ब्रेन करता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में डिसीजन लेने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा है। इस क्लास में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है क्रैनियल नर्व्स में एंड स्पाइनल नर्व्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है हमारे पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब कंबाइन करना। उस सारे इंफॉर्मेशंस को इंटीग्रेट करता है और फिर डिसीजन लेता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना है, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये है ब्रेन, और ब्रेन से लंबा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसको कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी बोल सकते हो, इंटीग्रेटिंग सेंटर भी बोल सकते हो। और ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स का एक ट्यूबुलर बंडल निकला हुआ है। उस ट्यूबुलर बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब सोच रहे होगे नर्व किसको कहते हैं? तो बहुत सारे न्यूरॉन के एक बंडल को हम नर्व कहते हैं, और बहुत सारे नर्व के एक बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना, ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ना बॉडी के दूसरे पार्ट्स से, और ये बना हुआ है क्रैनियल नर्व्स से एंड स्पाइनल नर्व्स से। वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है उसको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का बना हुआ होता है। वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है, ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलता है, इन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलता है जिसको कि हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता है, और ये बॉडी के हर एक पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, दैट इज ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। देखो, क्रैनियल नर्व्स डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को हमारे हेड रीजन से और नेक रीजन से इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ब्रेन तक ले जाता है, लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो है ये इंफॉर्मेशन को हमारे हैंड से, लेग से या फिर हमारे ऑर्गन से पहले स्पाइनल कॉर्ड तक लाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन में कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेट होता है, उसके बाद जाकर के इंफॉर्मेशन फिर स्पाइनल कॉर्ड में आता है, फिर
स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को, दैट इज इम्पल्स को ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच ट्रांसमिट करता है। जितना भी सोचने का काम है, डिसीजन लेने का काम है, ये ब्रेन करता है, एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन के समय। रिफ्लेक्स एक्शन में डिसीजन लेने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन में कितना पार्ट होता है और वो पार्ट किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा बाकी सभी एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये है हमारे ब्रेन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर होता है, जिसको कि हम लोग स्कल कहते हैं, क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। अगर हम ब्रेन को यहां से देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, और अगर उसको हम लॉन्गिट्यूडनली काट दे तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस डायग्राम में जो लार्जेस्ट ब्लू कलर का पार्ट है ये है फोर ब्रेन, और जो स्मॉलेस्ट रेड कलर का पार्ट है ये है मिड ब्रेन, और बाकी का जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये है हिंड ब्रेन। हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट फोर ब्रेन होता है। सो forebrain is the largest part of our brain. Now this forebrain is again divided into 3 parts: cerebrum, olfactory lobe and diencephalon. सबसे पहले फोरब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद इसके फंक्शन को समझेंगे। अगर हम ब्रेन को ऊपर से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो हम लोगों को एक स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्फेयर मतलब ठोस गोला, और ये ठोस गोला जो है ये सेरेब्रम से बना हुआ होता है। ये इस तरह से सेरेब्रम से बना हुआ होता है, और ये जो गोला है बीच से डिवाइडेड होता है। दैट इज जो स्फेयर है वो बीच से डिवाइडेड रहता है, बन गया हेमिस्फेयर। इसीलिए सेरेब्रम को सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं। ऊपर से अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो ये इस तरह का दिखेगा और सिर्फ सेरेब्रम ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है सेरेब्रम। सेरेब्रम फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा होगा कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन and cerebral is the largest part of forebrain. Now olfactory lobe. Olfactory lobe ये यहाँ पे रहता है, ना तो ये ऊपर से दिखता है ना ये साइड से दिखता है, ये जस्ट सेरेब्रम के नीचे होता है। इसमें ब्रेन को नीचे से दिखाया गया, और ये जो 2 ग्रीन कलर का लोब है ये ऑल्फैक्टरी लोब है। Now third part of forebrain is diencephalon. ये यहां से लेकर के यहां तक जो स्ट्रक्चर है उसको डायनसेफलॉन कहते हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको कि कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, दैट इज सेरिब्रम जो 2 पार्ट में डिवाइडेड सेरिब्रम है, उसको जोड़े रखता है, और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर डायनसेफलॉन कहलाता है। डायनसेफलॉन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बीच वाले को थैलेमस कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ऊपर वाले को इपीथैलेमस कहते हैं। हम लोगों को सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। हाइपोथैलेमस में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाया जाता है, मास्टर ग्लैंड पाया जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो फोर ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम, दूसरा पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, और तीसरा पार्ट है डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन का जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब इन तीनों पार्ट के फंक्शंस को जान लेते हैं। सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, यही है हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट। जितना भी सोचने समझने का काम है हम सेरेब्रम से करते हैं। सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस के लिए, नॉलेज के लिए, रीजनिंग के लिए। अगर कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है,
मतलब उसका सेरेब्रम वेल डेवलप्ड है। अगर कोई बच्चा रीजनिंग बहुत अच्छे से करता है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, मतलब उसका सेरेब्रम वेल डेवलप्ड है। सेरेब्रम और भी फंक्शंस करता है, जैसे ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हम जो भी याद करते हैं ये हमारे सेरेब्रम में जाके रहता है। वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या हो गया? वॉलेंट्री एक्शंस हो गया बोलना, लिखना, दौड़ना, ये स्पीच, राइटिंग एक्सेट्रा, ये सारा काम वॉलेंट्री एक्शंस हो गया। इसके लिए भी हमारा सेरेब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा और भी काम करता है, जैसे टच, हियरिंग, विजन, इन सब चीजों के लिए हमारा सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब इज सेंटर ऑफ स्मेल। इसकी वजह से हमें सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है। थर्ड पार्ट इज डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में हम लोगों को सिर्फ हाइपोथैलेमस के बारे में ही जानना है। हाइपोथैलेमस हंगर का सेंटर होता है, मतलब इस हाइपोथैलेमस से हम लोगों को पता चलता है कि हमें भूख लगा है या भूख नहीं लगा है, या फिर हमारा खाते खाते हमारा पेट भर चुका है। सो हाइपोथैलेमस इज सेंटर ऑफ हंगर। थर्स्ट का सेंटर होता है, मतलब हमें प्यास लगी है या नहीं लगी है। और ये हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। किसी किसी बच्चे को देखना छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, मतलब उसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव है। ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन के अलग अलग पार्ट का फंक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझे हम लोग फोर ब्रेन, अब समझेंगे हम लोग मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन सबसे छोटा ट्यूबुलर पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ये है फोर ब्रेन और ये है हिंड ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन हमारे हेड एंड नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है फॉर हियरिंग एंड विजन। देखो, हमें जिस तरफ देखना होता है या जिस तरफ से आवाज आ रही होती है, हम अपना हेड उस तरफ टर्न करते हैं। तो ये जो हमारा हेड एंड नेक का जो मूवमेंट है, ये मिड ब्रेन की वजह से होता है। हमारा मिड ब्रेन पिupil के साइज को और आईलेंस के शेप को भी कंट्रोल करता है। देखो, जब हम अंधेरे में देखते हैं तो हमारा पिupil का साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम उजाले में देखते हैं तो हमारा पिupil का साइज छोटा हो जाता है। जब हम किसी दूर की चीजों को देखते हैं या फिर किसी नजदीक की चीजों को देखते हैं तो हमारा आईलेंस का शेप चेंज होता है। ये जो चेंज, इस चेंज को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। दैट मीन्स हेड, नेक एंड आई के मसल्स को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के बाद आता है हिंड ब्रेन, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हिंड ब्रेन कहलाता है। नाउ हिंड ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक मिड ब्रेन के नीचे जो स्वोलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये पॉन्स कहलाता है। पॉन्स के बगल में ये जो ग्रोल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। और पॉन्स के नीचे ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। हिंड ब्रेन के सभी पार्ट को डायग्राम में समझ लिए, अब इसके फंक्शंस को समझते हैं। पॉन्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना और सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में इंफॉर्मेशन को रिले करना। सेरेबेलम का फंक्शन होता है बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग एंड डांसिंग एक्सेट्रा। एंड द लास्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये वाला, ये कॉनिकल लोअर पार्ट होता है और आगे चल करके ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सैलाइवेशंस एक्सेट्रा। साथ ही साथ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। सभी रिफ्लेक्स एक्शन को नहीं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कफिंग, वॉमिटिंग, यॉनिंग एक्सेट्रा। सो हमारा ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
फोरब्रेन अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं है एंड हिंड ब्रेन में अगेन 3 डिवीजन है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है इसका बात कर लेते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी में क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। क्रेनियम को हम लोग बोनी बॉक्स भी कहते हैं, स्कल भी कहते हैं, हिंदी में इसको खोपड़ी कहते हैं। क्रेनियम के अंदर मतलब हमारे खोपड़ी के अंदर फ्लूइड फिल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। देखो, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाया जाता है, इस कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर वाटर लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है और इसके ऊपर होता है क्रेनियम। मेन ब्रेन को डैमेज से बचाने का काम क्रेनियम करता है। क्रेनियम डैमेज से बचाता है ब्रेन को और ये जो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है ये शॉक से बचाता है ब्रेन को। नाउ हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। हमारे पीठ के बीचों बीच हार्ड बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग बैकबोन कहते हैं और बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ब्रेन और ब्रेन के साथ ही कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल। वैसे तो हमारे बुक में नर्वस सिस्टम के बाद दिया हुआ है मूवमेंट इन प्लांट्स, लेकिन चूंकि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम चाहिए, पहले नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद पहले हम लोग हार्मोनल सिस्टम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट। देखो, हार्मोन इज अ केमिकल, सो हार्मोन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में उसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इन एनिमल केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जनरली सिक्रीट होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सवाल आएगा कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड वो सेल्स है या फिर वो टिश्यू है या फिर वो ऑर्गन है जो कोई पर्टिकुलर केमिकल को हमारे बॉडी में रिलीज करता है। जैसे टीयर ग्लैंड टीयर रिलीज करता है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिड रिलीज करता है, एक्सेट्रा। हमारे बॉडी में 3 तरह का ग्लैंड पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एक्सेट्रा। ये ग्लैंड केमिकल को ब्लड में ही सिक्रीट कर देता है और फिर ब्लड केमिकल को उस पार्ट तक ले जाता है जहां उसका जरूरत है। एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हार्मोन सिक्रीट करता है। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है लीवर, सैलिवरी ग्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड में दोनों पार्ट होता है, डक्टलेस पार्ट भी होता है और उसमें डक्ट भी होता है। इसका एग्जांपल है पैनक्रियाज और टेस्टिस, ओवरी एक्सेट्रा। पैनक्रियाज का एक पार्ट जिसमें डक्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और दूसरा पार्ट जिसमें डक्ट नहीं होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हार्मोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल ही मैसेज को ले जाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स मैसेज को ले जाता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन मैसेज को ले जाता है, इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है और हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है। हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यूजुअली उसके सोर्स से दूर होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है,
लेकिन इसका टारगेट ऑर्गन टेस्टिस नहीं होता, टेस्टिस से दूर होता है। जब हम लोग डिफरेंट हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे तब ये पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, मतलब हॉर्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, और हार्मोन का ज्यादा या कम सिक्रीशन हमारे बॉडी में डिसऑर्डर पैदा करता है। अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक तरह का बीमारी हो जाता है हमारे बॉडी में, और अगर वही हार्मोन कम हो गया तो भी एक तरह का डिसऑर्डर हो जाता है, एक तरह का बीमारी हो जाता है हमारे बॉडी में। ये वाला पॉइंट भी आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ हार्मोन या तो प्रोटीन का बना होता है, या फिर एमिनो एसिड का बना होता है, या फिर एस्टेरॉइड का बना हुआ होता है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स कभी भी स्टोर्ड नहीं रहता है। जब रिक्वायरमेंट होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, फिर यूज्ड अप हो जाता है। और एक चीज, नर्व इम्पल्स बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन हार्मोन स्लोली काम करता है। हमारी बॉडी में करीब करीब 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाया जाता है, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद होगा पीनल ग्लैंड, और पीनल के बाद पीट्यूटरी, पीट्यूटरी के बाद थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद थाइमस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस के बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद एड्रिनल, एड्रिनल के बाद गोनैड्स, गोनैड्स में फीमेल में ओवरी एंड मेल में टेस्टिस। लेकिन ये सारे ग्लैंड्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है पीट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल एंड गोनैड्स। इस पिक्चर में सभी ग्लैंड को दिखाया गया है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम लोग उन ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में पाया जाता है। जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के डायग्राम को देखा था तो हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जैसा होता है, ये पी शेपेड एंड पी साइज का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन ऐसा निकलता है जो ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अगर हमारे बचपन में ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है, दैट मीन्स हाइपोसिक्रीशन की वजह से, इस हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से हम नाटे हो जाते हैं, हम बौने हो जाते हैं, और इस डिसऑर्डर को ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं, और इस डिसऑर्डर को जायंटिज्म कहते हैं। मतलब ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से ड्वार्फिज्म होता है और ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से जायंटिज्म होता है। नाउ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक पे पाया जाता है। ये यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर, दैट इज विंड पाइप के ऊपर एंड वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे पाया जाता है। ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन को बनाने के लिए एक तरह का एलिमेंट आयोडीन जरूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर्स हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने को कहते हैं। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और यू कैन से हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हमें एक तरह का डिजीज होता है जिसको कि हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर के बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम ये है कि पेशेंट का नेक फूल जाता है, ये इस जगह पे फूल जाता है जिसको गॉइटर होता है।
अब हाइपोसिक्रेशन से गॉइटर होता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। अब पैंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पैंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक के नीचे पाया जाता है। येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। और इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इसको हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैन दो तरह के सेल का बना होता है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग ग्लूकागॉन कहते हैं, एंड बीटा सेल जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। हम लोगों को सिर्फ इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। दैट इज पैनक्रियाज एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, और इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जब हम खाना खाते हैं और हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करता है। अगर हमारा पैनक्रियाज कम इंसुलिन सिक्रीट करे, दैट मीन्स अगर हमें इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें एक तरह का डिजीज हो जाता है जिसको कि हम लोग डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। डायबिटीज मिलिटस के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। इसको कॉमनली हम लोग सिर्फ डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसुलिन कम सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। इस बीमारी में पेशेंट्स या तो टैबलेट्स लेता है या फिर इंसुलिन इंजेक्शन लेता है। अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ठीक किडनी के ऊपर पाया जाता है। इस ग्लैंड को हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी। एड्रिनल ग्लैंड अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला। जो बाहर वाला पोर्शन है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हम लोगों को सिर्फ एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में ही पढ़ना है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला। ये हार्मोन उस वक्त सिक्रीट होता है जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, या फिर बहुत गुस्से में होते हैं, और इस सिचुएशन में या तो हम लड़ते हैं या फिर हम उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। मान लो अचानक मेरे सामने शेर आ गया, तो मैं लड़ूंगी थोड़ी, मैं तो डर के मारे भाग जाऊंगी। इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। इसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है मसल्स में, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। देखो, जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है, और इस इमरजेंसी सिचुएशन में या तो हम लड़ते हैं या फिर इस सिचुएशन से हम भागते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी के लिए क्या जरूरत है? ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज हमारे मसल्स को, और इन सब चीजों के लिए एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन कैसा सिचुएशन? फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग कभी कभी 3F हार्मोन भी कहते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब टेस्टिस का बात करते हैं। मेल्स के पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस स्पर्म तो बनाता ही है, साथ ही साथ एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करना एंड स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करना। दैट मीन्स ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में दाढ़ी मूंछ बढ़ाने में हेल्प करता है और स्पर्म बनाने में भी हेल्प करता है। फीमेल गोनैड है ओवरी। फीमेल के पास 2 ओवरी होता है। ये ओवरी 2 तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है और एग फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुएशन एक्सेट्रा। ओवरीज जो दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। इस पिक्चर में टेस्टिस एंड ओवरी को दिखाया गया है। अब थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ब्रेन में, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करता है सिक्रीशन के लिए। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम गया, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है तो उस वक्त ये हाइपोथैलेमस ऐसा फैक्टर रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। ये तो हो गया उन ग्लैंड्स और हार्मोन के बारे में जो हमारे बुक में दिया हुआ है। अब ये समझते हैं कि हार्मोन का सिक्रीशन किस तरह से डिपेंड करता है फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है और ये फीडबैक मैकेनिज्म क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कैसे समझाती हूँ। मान लो कि मैंने खाना खाया, खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मतलब मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ गया। इस वक्त क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। जैसे ही मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा और ये इंसुलिन शुगर के लेवल को डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेरे ब्लड में शुगर का क्वांटिटी कम जाएगा, वैसे ही ये पैनक्रियाज को इनहिबिट कर देगा सिक्रीशन के लिए, मतलब पैनक्रियाज को रोक देगा सिक्रीशन के लिए। जैसे ही शुगर का क्वांटिटी बढ़ता है, इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही शुगर का क्वांटिटी कमता है, इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म के साथ हार्मोन्स इन एनिमल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रिवीजन करते रहो, बिकॉज रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। हम लोग पढ़ चुके हैं एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, दैट मीन्स एनिमल में मूवमेंट कैसे होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे इस क्लास में हम लोग। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जिसमें नर्व इंपल्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और हार्मोनल सिस्टम होता है जिसमें केमिकल्स इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। लेकिन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही होता है जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करता है। देखो, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल होता है, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता नहीं है, सिर्फ प्लांट्स का पार्ट्स ही मूवमेंट शो करता है। प्लांट्स में हम लोगों को दो तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और दूसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। देखो, जब हम किसी भी बीज को बोते हैं तो शूट मिट्टी से बाहर निकल करके आता है और वो शूट धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इस तरह का जो मूवमेंट प्लांट शो करता है उसको हम मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कहते हैं, और ये बहुत स्लो होता है। लेकिन जब हम छुई मुई के पौधे के पत्ते को छूते हैं तो पत्ता तुरंत सिकुड़ जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। हम जैसे ही पत्ते को छुएंगे वैसे ही वो पत्ता सिकुड़ जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को हम रैपिड या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहेंगे। अब दोनों मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इमीडिएट वाले को समझते हैं। ये जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट होता है और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। ग्रोथ से इस मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं और इसका प्रॉपर टर्म है नेस्टिक मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखो, सनफ्लावर उधर उधर मूव करेगा जिधर जिधर सन जाता है, मतलब सनफ्लावर का जो मूवमेंट है वो सन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर ये मूवमेंट डिपेंड नहीं करता। जब हम नेस्टिक मूवमेंट के एग्जांपल्स को समझेंगे तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट दो तरह का होता है। पहला है थिग्मोनेस्टिक, जिसको कि हम लोग सिस्मोनेस्टी भी कहते हैं, और दूसरा है फोटोनेस्टी। सबसे पहला है थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब होता है टच एंड थिग्मोनेस्टी का डेफिनेशन होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू टच। ये मैं लिखी नहीं हूं, आप लोग लिख लो। थिग्मोनेस्टी का बेस्ट एग्जांपल है टचिंग द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली इसको हम लोग इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं और हिंदी में छुई मुई कहते हैं। जैसे ही हम छुई मुई के पत्ते को छूते हैं वैसे ही सारा पत्ता फोल्ड हो जाता है और सिकुड़ जाता है। अब उस मैकेनिज्म को समझते हैं जिससे ये होता है। लीफ में जहां पे टच होता है वहां पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है। अब केमिकल इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है एक सेल से दूसरे सेल में और अल्टीमेटली टारगेट सेल तक पहुंचाता है। अब ये होता कैसे है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। लीफ में जहां पे टच होता है वहां पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है। अब केमिकल इस इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाता है और अल्टीमेटली पहुंच जाता है टारगेट सेल तक। अब टारगेट सेल या तो फूलेगा या फिर पिचकेगा। किसकी वजह से? अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। अगर टारगेट सेल में अमाउंट ऑफ वाटर सेल बढ़ गया तो सेल फूल जाएगा, अगर वाटर कम गया तो सेल पिचक जाएगा। यही चीज मिमोसा पुडिका में होता है। लीफ स्टॉक का जो फूला हुआ बेस होता है, लीफ स्टॉक का जो फूला हुआ बेस होता है उसको हम पुल्विनस कहते हैं। अगर पुल्विनस के अंदर बहुत सारा पानी है, ये फूला हुआ है, तो लीफ खड़ा खड़ा रहता है। अगर पुल्विनस से पानी निकल गया, पुल्विनस पिचक गया, तो लीफ भी बंद हो जाता है। मीन्स the drooping of leaf occur due to the sudden loss of water from pulvinus of leaf. So थिग्मोनेस्टी में लीफ श्रिंक हो जाता है, क्लोज हो जाता है टच की वजह से। और ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं है कि जिस लीफ को हम छुएंगे सिर्फ वही लीफ क्लोज होगा, श्रिंक होगा। उसके आसपास का जितना लीफ है वो सभी लीव्स श्रिंक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंड है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में प्लांट पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, स्पेशली फूलों की पंखुड़ी का, फूल का पंखुड़ी का जो मूवमेंट होता है वो लाइट की वजह से होता है। लाइट के डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि लाइट की वजह से होता है। दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, स्पेशली पेटल्स, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। कोई कोई फूल देखोगे आप दिन में खिल जाता है और रात को बंद हो जाता है। ये एग्जाम्पल है फोटोनेस्टी का। इसका एग्जाम्पल है डैंडेलियन फ्लावर, मून फ्लावर, एक्सेट्रा। एक और टाइप होता है नेस्टिक मूवमेंट का, वो है निक्टिनेस्टी। इसका मतलब होता है स्लीप मूवमेंट और इसका स्टिमुलस है नाइट। रात के वक्त फूल सो जाता है, दिन के वक्त खिल जाता है। एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस फ्लावर। वैसे ये फोटोनेस्टी, निक्टिनेस्टी हमारे बुक में नहीं है। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ लिए। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इस तरह का मूवमेंट बहुत स्लो होता है और ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। और प्लांट का ये मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस तरह के मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। इसका अच्छा टर्म है ट्रॉपिक मूवमेंट। और जिस मैकेनिज्म से ये मूवमेंट होता है उस मैकेनिज्म को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर मूवमेंट स्टिमुलस की दिशा में होता है, मतलब स्टिमुलस के तरफ होता है, तो हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर स्टिमुलस से ऑपोजिट दिशा में होता है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता है, तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। सो ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शनल होता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज ट्रॉपिज्म के डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मतलब प्लांट पार्ट्स का जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्शनल होगा। और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा लाइट। अगर प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा तो उसको हम
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है शूट एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है रूट। मिट्टी के नीचे जिस तरफ लाइट नहीं होता, अंधेरा होता है, उस तरफ रूट डेवलप करता है, रूट ग्रो करता है, और मिट्टी के ऊपर जिस तरफ लाइट होता है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में शूट ग्रो करता है। सो shoot is the example of positive phototropism and root is the example of negative phototropism. Movement of sunflower is also example of positive phototropism. Now second type is geotropism. Geotropism is related to gravity. Definition same होगा, directional movement of plant parts in response to gravity. रूट मिट्टी के अंदर ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है, इसीलिए रूट का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। वही शूट मिट्टी के बाहर ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसीलिए शूट का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर। अगर प्लांट पार्ट्स का ग्रोथ वाटर के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स द मूवमेंट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो इसका डेफिनेशन होगा वो सेम होगा, सिर्फ लाइट की जगह वाटर हो जाएगा। रूट हमेशा वाटर की तरफ ग्रो करता है, सो रूट का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, और शूट हमेशा वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, सो movement of shoot is example of negative hydrotropism. So movement of shoot is example of positive phototropism, negative geotropism and negative hydrotropism. And movement of root is example of negative phototropism, positive geotropism and positive hydrotropism. Third type है chemotropism and fourth type है thigmotropism. इसमें हम लोग नेगेटिव का बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव का बात करेंगे। chemotropism is related to chemicals. जब भी कोई प्लांट पार्ट्स किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ बढ़ता है तो उसको हम केमोट्रोपिज्म कहते हैं, उस मूवमेंट को हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोलन ट्यूब का बढ़ना ओव्यूल की तरफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ बढ़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट एक्सेट्रा। दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट, टुवर्ड्स द सपोर्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कद्दू करेले का जो पौधा होता है उसमें जो टेंड्रिल्स होता है वो अपने सपोर्ट के चारों तरफ ग्रो करता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट के मेन डिफरेंसेस को देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और ये डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड करता है। आप एक पौधे को खिड़की के पास रख दो, 4-5 महीने बाद उस पौधे को नोटिस करो, आप पाओगे कि पौधा लाइट की तरफ ज्यादा लंबा हो गया है, लाइट की तरफ ज्यादा ग्रो किया है। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट में भी स्टिमुलस चाहिए, बिना स्टिमुलस का तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट मूव तो करता है लेकिन प्लांट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता। देखो टच में नॉट लीव्स का बंद होना नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जिस लीव को छुएंगे सिर्फ वही लीव बंद होगा, आसपास का सभी लीव्स जो है वो बंद हो जाता है। डेंडेलियन फ्लावर रात के वक्त बंद रहता है और दिन के वक्त ये खिल जाता है। ये मूवमेंट भी नॉन डायरेक्शनल है। ये डायरेक्शनल कब होता? जब फूल जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ता जाता, सुबह से लेकर के शाम तक, सनफ्लावर के जैसा, तब ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता। फूल तो मुड़ता नहीं डेंडेलियन फ्लावर, ये सिर्फ दिन के वक्त खिल जाता है। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंड, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करता है।
सनफ्लावर का मूवमेंट एक्सेप्शन है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, वही नेस्टिक मूवमेंट फास्ट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट एंड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट। इन दोनों तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्लांट्स में केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट होता है। इस क्लास में प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। प्लांट मूवमेंट दो तरह का होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है इनको कंट्रोल करता है प्लांट हार्मोन्स, जिसको कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इस क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन एक तरह का केमिकल होता है जो प्लांट का स्टिमुलेटेड सेल्स सिक्रीट करता है। स्टिमुलस क्या क्या हो गया? लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, टच हो गया, केमिकल हो गया, एक्सेट्रा। और जो हार्मोन रिलीज होता है, जहां पे रिलीज होता है वहीं पे सिर्फ उसका फंक्शन नहीं होता, प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी उसका फंक्शन होता है। तो ये हार्मोन ट्रांसलोकेट हो जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में और रेगुलेट करता है मूवमेंट को। वैसा केमिकल जो स्टिमुलेटेड प्लांट सेल सिक्रीट करता है, सिक्रीट होने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है और रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर मूवमेंट को। इस तरह के केमिकल को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या फिर प्लांट हार्मोन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। एक और हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है। ये हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, ये प्लांट को बढ़ने से रोकता है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। अब एक एक करके इन हार्मोन्स को समझते हैं। ऑक्सिन का सिंथेसिस शूट के टिप पे होता है, मतलब शूट का जो टिप होता है, स्टेम का जो टिप होता है, वहां पे ऑक्सिन बनता है। ऑक्सिन हेल्प करता है सेल डिवीजन में एंड सेल इलोंगेशन में, मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और सेल को लंबा करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ऑक्सिन शूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। दैट मीन्स ऑक्सिन की वजह से शूट बड़ा होता है, लंबा होता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस शो करता है। आप लोग देखोगे कि पौधा कुछ समय तक सिर्फ लंबाई में ही बढ़ता है, क्योंकि एपेक्स पे, टर्मिनल पॉइंट पे, टिप पे जो ऑक्सिन पाया जाता है वो डोमिनेट करता है। जब तक ये ऑक्सिन एक्टिव रहेगा तब तक साइड में जो बर्ड है उसको ग्रो होने नहीं देगा, मतलब पौधे में ब्रांच होने नहीं देता ये ऑक्सिन। कुछ समय बाद जब ये ऑक्सिन थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा तब जो लैटरल बर्ड्स है वो ग्रो करेगा और पौधा ब्रांच्ड हो जाएगा। ये इस तरह से फिर साइड वाला डाली सब निकल आता है पौधे में और इस टाइप का हो जाएगा पौधा। कुछ समय बाद जब ऑक्सिन थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑक्सिन डोमिनेटिंग होता है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस शो करता है, जिसकी वजह से लैटरल बर्ड्स ग्रो नहीं कर पाता है। ऑक्सिन की वजह से प्लांट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है। लास्ट क्लास में हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करता है। इसके मैकेनिज्म को अभी समझते हैं। अगर हम एक पौधे को खिड़की के पास रखते हैं तो वो बाहर की तरफ ग्रो करेगा जिस तरफ लाइट है। देखो होता क्या है, ये है सन, यहां से सनलाइट आ रहा है और ये है शूट टिप, ये वाला शूट टिप है। ये शूट टिप पर जो सेल्स पाया जाता है यही सेल सनलाइट से स्टिमुलेट होकर ऑक्सिन रिलीज करता है। ऑक्सिन लाइट के ऑपोजिट साइड में, सेडी साइड में डिफ्यूज हो जाता है, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ डिफ्यूज हो जाता है
और वहां के सेल को इलोंगेट करता है, लंबा करता है, जिसके कारण शूट टिप लंबा होता जाता है। ये इस तरह से लाइट के डायरेक्शन में। शूट को लंबा होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन तभी रिलीज होगा जब टिप को लाइट मिलेगा। इसीलिए प्लांट का जो शूट टिप है वो हमेशा लाइट की तरफ झुका रहता है और अल्टीमेटली प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो लाइट की तरफ होता है। अगर शूट टिप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ये इस तरह से, तो यहाँ का जो सेल है, शूट के टिप के पास जो सेल है वो तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकेगा और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है या फिर ऑक्सीजन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फोटोट्रोपिक मूवमेंट के लिए, तो आप लोग लिखोगे When light is coming from one side of the plant, जब लाइट प्लांट के एक साइड से आता है उस वक्त ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड्स शेडी साइड ऑफ द सूट, उस वक्त ऑक्सीजन जो है वो शेडी साइड के तरफ डिफ्यूज हो जाता है एंड स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ द शेडी साइड टू ग्रो लॉन्गर, और वहां के सेल को स्टिमुलेट करता है लंबा होने के लिए, जिसकी वजह से दस प्लांट appears to bend towards light, जिसकी वजह से प्लांट लाइट की तरफ बेंड होता है। ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में। अब समझते हैं जिबरेलिन। ये हार्मोन स्टेम के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीजन एपेक्स के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स इसके इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जिबरेलिन पूरे स्टेम के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जिबरेलिन फल और फूल को खिलने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जिबरेलिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। देखो, जिस पौधे में जिबरेलिन बहुत अच्छे से एक्टिव होता है उस पौधे में बहुत सारा स्टेम होता है और स्टेम का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। उस पौधे में फल फूल भी बहुत अच्छे से खिलता है। और जैसे ही हम किसी बीज को पानी में डालते हैं उसका जिबरेलिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन की वजह से सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, इसीलिए साइटोकाइनिन वैसे एरिया में पाया जाता है जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। एज फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में, सीड्स में। साइटोकाइनिन सीड डोरमेंसी को तोड़ता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है सीड को। डोरमेंसी का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था, वो अवस्था जिस वक्त सीड सोया हुआ रहता है। जैसे ही हम सीड को पानी में डालते हैं उसका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एक्टिव हो जाता है और सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। लास्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA कहते हैं। ये हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ को सप्रेस करता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है। प्लांट में हमेशा ग्रोथ हार्मोन ही एक्टिव रहेगा तो प्लांट ग्रो करता करता चांद तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड एक्टिव हो जाता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने के साथ साथ और भी कुछ फंक्शंस करता है, जैसे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सीड डोरमेंसी। देखो, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है। जब मिट्टी में पानी कम होता है तो पौधे को वाटर लॉस से बचाने के लिए ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके, और इसकी वजह से पत्ता कमजोर हो जाता है, झुलस जाता है। दैट इज विल्टिंग ऑफ लीफ होता है। एब्सिसिक एसिड मैच्योर फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स के एब्सीजन का भी कारण है। एब्सीजन वर्ड का मतलब होता है झड़ जाना, अलग हो जाना। एब्सीजन वर्ड से ही बना है ये एब्सिसिक। सो एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ मैच्योर फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स। और ग्रोथ हार्मोन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। एक और हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। इथाइलिन के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन। नर्वस कंट्रोल समझ चुके हैं नर्वस सिस्टम में, केमिकल कंट्रोल समझ चुके हैं हार्मोनल सिस्टम में।
अब इन दोनों के कंपैरिजन को समझ लेते हैं, जिससे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, नर्वस कंट्रोल जो होता है वो बना होता है नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड ब्रेन से, लेकिन केमिकल कंट्रोल बना होता है हमारे ग्लैंड से एंड हार्मोन से। नर्वस कंट्रोल सिर्फ एनिमल्स में ही पाया जाता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है, वहीं हार्मोनल सिस्टम में केमिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है इंफॉर्मेशन। नर्वस कंट्रोल फास्ट होता है, वहीं केमिकल कंट्रोल स्लोअर होता है। नर्वस सिस्टम का एक डिमेरिट होता है कि इंफॉर्मेशन उसी सेल तक पहुंचता है जो सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहता है। जो सेल नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं रहता है वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ हार्मोन हर सेल में पहुंच पाता है। नर्वस सिस्टम का एक और डिमेरिट, अगर एक बार इंपल्स जनरेट हो गया तो उसको रीसेट होने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ हार्मोन को रीसेट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्मोन धीरे धीरे और लगातार काम करता है। यहाँ कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज हमारे बुक में दिया हुआ है उसको करेंगे।